नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी से, जो एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी सर, हम जानना चाहेंगे सर्दियों के दिनों में त्वचा से संबंधित जो परेशानी होती है वो सर क्या हो सकती है? लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो हमको सर्दियों में होने वाली त्वचा संबंधी बीमारियों से पहले त्वचा को थोड़ा सा समझना जरूरी है। जी सर। प्रकृति ने हमारी त्वचा को एक बाहरी आवरण का एक स्वरूप दिया है जिससे हमारे शरीर के अंदर के जो ऊतक हैं वो सुरक्षित रहें। तो जो बाहर की त्वचा है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं और इसमें ब्लड का सर्कुलेशन या हमारे तंत्रिकाओं का समावेश नहीं होता है और इसीलिए अनेक प्राणी ऐसे होते हैं जो बार बार अपनी एपिडर्मिस को गिरा भी देते हैं। ऐसे तमाम जंतु हैं जिनके समय समय पर विशेष समय पर उनके शरीर की बाहरी त्वचा शुष्क होकर के बाहर शरीर के गिर जाती है। जैसे सांप का आपने केचुल वगैरह सुना होगा। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी त्वचा में भी जो बाहरी स्तर है ये सुरक्षा देने के साथ साथ टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है और साथ ही साथ हमारे जो एपिडर्मिस के अंदर की जो त्वचा होती है उसको हम डर्मिस कहते हैं। यानी एपिडर्मिस हमारी ऊपर की रफ स्किन है और उसके नीचे की जहां पर हमारे ब्लड सर्कुलेशन और हमारी नर्वस कोशिकाएं या तंत्रिकाएं जहां तक कार्य करने में सक्षम होती है उसे हम डर्मिस कहते हैं। तो डर्मिस के बाहर का जो एपिडर्मिस है या तो हमारे जाड़े के सीजन, इसके पहले हम गर्मी के सीजन की बात कर लें कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारी कोशिकाओं में मॉइस्चर स्वतः आ जाता है। यानी वो कोशिकाएं अपने आसपास एक दूसरे से सट जाती हैं और वहां से वेपोरेशन द्वारा या पसीने के द्वारा या ऑयल परफॉर्मेंस के द्वारा हमारे बॉडी को गीलापन बनाए रखती हैं। यानी कोशिकाओं के बाहरी स्तर को गीलापन बनाए रखती है। तो वहां पे हमारी कोशिकाएं आसपास रहती हैं, सटी सटी रहती हैं। उस दशा में क्या होता है कि जो बाहरी वायरस या बैक्टीरिया होते हैं उनको अंदर जाने की जगह नहीं मिल पाती। लेकिन जाड़े के सीजन में इसका ठीक विपरीत होता है। जाड़े के सीजन में हमारी डर्मिस की कोशिकाएं सट जाती हैं, आपस में सिकुड़ जाती हैं और उनमें कुछ गैप आ जाता है और वो गैप जब होता है तो हमारी एपिडर्मिस भी उससे प्रभावित होती है। एपिडर्मिस में भी खिंचाव आ जाता है और खिंचाव के कारण इतना स्थान उनमें हो जाता है कि बाहर के वायरस या बैक्टीरिया उसमें प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि वायरस या बैक्टीरिया इतने सूक्ष्म होते हैं जिनको हम नंगी आंखों देख नहीं सकते। वायरस तो हमारे इस पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव है जो जीवन और अजीवन के बीच की कड़ी है। तो वायरस इन्फेक्शन विशेष करके बदलते मौसम में जाड़ों में ज्यादा होता है और अगर वायरस इन्फेक्शन हमारे शरीर में ज्यादा देर तक प्रभावी रह गया या कई दिनों तक प्रभावित रह गया तो फिर वहां की आसपास की कोशिकाओं में जब वो डैमेज करना शुरू करता है तो हमारे ऊपर बैक्टीरिया का भी असर हो जाता है। अब आपने सवाल किया कि जाड़े में होने वाले जो दिक्कतें हैं या रोग क्या हो सकते हैं जी। तो लक्ष्मी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जाड़े में चूंकि त्वचा की एपिडर्मिस का फैलाव खिंचाव ज्यादा हो जाता है तो आमतौर से जो गर्मी या बरसात के समय में छोटे छोटे फोड़े फुंसी हमारे अंदर दबे रह जाते हैं वो जाड़े की त्वचा के फैल जाने के कारण वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण उनमें ईचिंग प्रॉब्लम ज्यादा आती है। इसीलिए देखा गया है कि दांत, खाज, खुजली या एक्जिमा के ज्यादा चांसेस हमारे जाड़े के मौसम में शुरू होते हैं। हम कम तापमान में, आपने अक्सर अनुभव किया होगा, आपको कई लोगों ने इस तरह की शिकायतें बताई होंगी कभी आम बोलचाल की भाषा में या कभी आपसी बोलचाल में, कि अक्सर जाड़े का टेम्परेचर जब बहुत डाउन होता है तो लोगों को कमर के आसपास या सीने में या पीठ के या कंधे के आसपास बहुत ज्यादा खुजली होती है, बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। और ये ईचिंग जब टेम्परेचर एक बार स्थायी हो जाता है तो फिर ईचिंग स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी जैसे ही हम गर्मी से या बरसात के जाड़े में आते हैं, जैसे आज 2 दिनों से आपके दिल्ली का टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहा है और अभी हम लोग के यहाँ टेम्परेचर उतना कम नहीं हुआ। आपके यहाँ आज तो मैंने न्यूज में सुना है 3 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। राजस्थान में 0 डिग्री पर जा चुका है। तो जब एक बैक टेम्परेचर गिरता है, यानी 2-4 दिन पहले टेम्परेचर 22, 23 या 24 पर रहता है और अचानक 2 दिन बाद 3 या 4 पर आ जाता है, तो हमारे बॉडी की जो डर्मिस है वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में अपने आप में खिंचाव महसूस करती है और डर्मिस में खिंचाव हो जाता है जिससे वायरस का या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब खिंचाव होता है तो वहां पे ईचिंग होती है और ईचिंग प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कभी कभी हो जाती है, मैंने तो कई रोगियों को ये कहते हुए सुना है कि हमारे नाखून के दाग पड़ जाते हैं, इतना ज्यादा उनको खुजलाहट होती है, जबकि वो न तो खुजली होती है, न वो एक्जिमा होता है उस समय, न वो स्कैबिस जिसको हम रिंगवर्म कहते हैं, न वो दाद होता है। केवल टेम्परेचर के तुरंत घट बढ़ जाने से
उस विशेष पार्ट में जहाँ पे कोशिकाएं बहुत पास, जैसे हमारे कंधे पर मांसपेशियां ज्यादा है, हमारे जांघों के आसपास मांसपेशियां ज्यादा है, हमारे हिप्स में मांसपेशियां ज्यादा है। तो जहाँ पे मांसपेशियां ज्यादा होती हैं उन स्थानों पे जब टेम्परेचर मेंटेन रहता तो वहां पे कोशिकाएं सटी रहती है, लेकिन जैसे टेम्परेचर अप डाउन होता तो वहां कोशिकाएं थोड़ी सी फैल जाती हैं, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को वहां मौका मिल जाता है, जिससे ईचिंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है, त्वचा में खिंचाव आ जाता है, और फिर वो ईचिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जब हम बार बार उसको ईचिंग करते हैं, बार बार खुजलाते हैं, नाखून लगता है, वहां से पानी निकलने लगता है या हल्का ब्लड परफॉर्मेंस दिखाई पड़ने लगता है, तो फिर वो ड्राई एक्जिमा या वेट एक्जिमा की ओर भी अग्रसर होने लगता है। और इस नाते ये देखा गया कि टेम्परेचर के घटते ही हमको कुछ दिनों तक ईचिंग की प्रॉब्लम हमारे कंधों पर, कमर में, हमारे पैर की एड़ियों के आसपास या हाथों के कोहने पे आसपास या हमारी अंगुलियों के बीच में, जहां पर भी हम पानी या साबुन का प्रयोग करते हैं और वहां पर सूखापन आ जाता है, तो हम ये इस समस्या से जूझते रहते हैं। ये हमेशा जाड़े, गर्मी से जाड़े में और जब जाड़े से हम गर्मी में जाते हैं तब भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर इस तरह से इचिंग वगैरह की हमारे शरीर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है सर्दियों के आते या गर्मियों के मौसम में, तो सर हम किस तरह से सावधानियां रखें जो हम इन चीजों से बच सकें? जी, हाँ, ये आपका सवाल बहुत ही सामयिक है। जब भी टेम्परेचर के बदलने की संभावनाएं आपको लगती है, जैसे आमतौर से हम बरसात से जाड़े में आते हैं तो कुछ दिनों तक एक गुलाबी मौसम रहता है, जिसको हम गुलाबी मौसम कहते हैं, जब हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल तो नहीं करते लेकिन तापमान इतना ज्यादा भी नहीं रहता कि हमको पसीना निकले। तो जब पसीना निकलना बंद हो जाए, गुलाबी मौसम शुरू हो जाए, जैसे अभी हमारे इस दिसंबर के पहले नवंबर का जो महीना था वो गुलाबी मौसम में था, 20 अक्टूबर के बाद से लगभग गुलाबी मौसम चला और वो लगभग 30 नवंबर तक आया। 30 नवंबर के बाद इधर लगभग 15 दिनों से ये तापमान कुछ घट बढ़ रहा है। तो जब आपको गुलाबी मौसम का अंत समझ में आने लगे तो उस समय हमको अपनी स्किन को वेट रखने के लिए या स्किन को स्मूथ रखने के लिए हमको कुछ ऑयली क्रीम का प्रयोग, या आपके घरों में सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल की मालिश सुबह शाम अगर 2 बार ना कर सके तो कम से कम सुबह नहाते समय हमको अपने हाथ पैरों में, अपने पूरे शरीर में अगर तेल को पानी के साथ मिक्स करके, जैसे हमने अपने हाथ पे तेल ले लिया और उसमें 1-2 बूंद पानी डाल दिया और उसको मसल दिया तो एक सफेद रंग का झाग बन जाता है। उस झाग से अगर हम अपने शरीर की मालिश करके और फिर स्नान कर लें तो पूरे दिन आपकी त्वचा मुलायम बनी रहेगी, चिकनी बनी रहेगी। ये प्रायोगिक तौर पर देखा गया और इसको आप घर में भी करके देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं, हमारे जितने दर्शक इस बात को सुन रहे हैं, कि जब भी गुलाबी मौसम से हम अचानक सर्द मौसम में बदले या सर्द मौसम से हम गर्म मौसम बदले, इन दोनों मौसमों में बदलने से पहले हम अपने बॉडी को, स्किन को सॉफ्ट रखने के सारे नुस्खे करने चाहिए। विशेष करके इस मौसम में आंवला का सेवन, विटामिन सी का सेवन हमको ज्यादा करना चाहिए जब मौसम बदलता है। उससे भी हमारी त्वचा मुलायम बनी रहेगी, चिकनी बनी रहेगी। ये सब, और खान पान में हमको हमारे आसपास जो इस समय हरी साग सब्जियां हैं, जिनमें विशेष करके साग के पत्तेदार सब्जियां हैं, जिनमें सरसों है और मेथी है, पालक का साग है, बहुत से अच्छे हरे साग इसमें मैदान में है। ये सारे के सारे साग का प्रयोग करने से भी हमारे बॉडी में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन की पूर्ति रहेगी, जिससे हमारे स्किन में सॉफ्टनेस बनी रहेगी। और स्किन हमारे, क्योंकि होता क्या है कि जाड़े के समय में धूप हमको कम मिलती है, सूर्य की किरणों में वो रोशनी में वो तेजी पर नहीं होता जिससे मेलानिन कोशिकाएं हमारी बॉडी के एपिडर्मिस पर स्वतः कार्य कर सके। तो सूर्य की रोशनी चूंकि कम समय के लिए मिलती है और उसमें उतनी तेजी पर नहीं होती है, इस नाते हमारे स्किन को अंदर से जो प्रोटेक्टिविटी मिलती है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे स्किन को मिलती है, वो अंदर से बाहर की ओर लाने के लिए हमको पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। और अपने शरीर के बाहरी पार्ट को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए हमको ऑयली क्रीम या ऑयल की जरूरत पड़ती है। और हम इसका प्रयोग स्वतः घर में भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे घरों में आसपास नहीं महसूस, सब कुछ घर में है। नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, और ये बहुत ही अच्छे तेल हैं जिनको हम सदियों से अपनाते चले आ रहे हैं। सरसों के तेल में जो शुद्धता है वो आज भी अपने आप में बरकरार है। जी लक्ष्मी जी। हाँ सर, जैसे आपने बताया हमें सर्दियों के दिनों में सरसों के तेल और पानी मिलाकर मालिश करनी चाहिए और नारियल का तेल भी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सर जैसे नारियल के तेल तो ठंडा होता है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शरीर में? तेल तभी ठंडे होते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो चाहे वो नारियल का तेल, जब तक वो पैक्ड है। लेकिन जब आप उसको मालिश करते हैं, मालिश करने पे वो तेल की जो कैपेसिटी है वो गर्म तासीर उसकी बन जाती है।
तेल आप नारियल का तेल आप लगाएंगे तो सर में वो आपको ठंडा लगेगा, लेकिन जब आप उसको अपने शरीर में मालिश करेंगे या किसी विशेष पार्ट में मालिश करेंगे या उसकी सिकाई के लिए माध्यम से करेंगे तो वो आपको गर्म ही तासीर देगा। इस नाते तेल, चाहे वो कड़ू का तेल हो या नारियल का तेल हो, जब आप उसको मालिश करेंगे अपने किसी बॉडी में, किसी पार्ट में, तो आपको गर्मी ही देगा, क्योंकि रगड़ने से वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और हमारा काम यह है कि उस पार्ट को ऑयली करें। तो चूंकि नारियल का तेल देर में सूखता, कुछ देर वो ऑयलीपन बना रहता है, इस नाते नारियल के तेल का प्रयोग हम तरह तरह की क्रीम में भी विभिन्न कंपनियां विभिन्न प्रोडक्ट करते हैं। ग्लिसरीन का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपको नारियल का तेल, मान लिया आपकी बात को कि कुछ लोगों को सर्दी का अनुभव हो सकता है या कुछ ठंडा लग सकता है या ऐसी कोई धारणा है कि ठंडा तेल होता है, हालांकि ऐसा मेडिकल साइंस में नहीं है, तो नारियल के तेल के स्थान पे आप ग्लिसरीन का प्रयोग कर सकते हैं। नहाते समय आप अपने बाल्टी में 1 चम्मच ग्लिसरीन डाल दें और उसको हिला करके पानी को बिल्कुल मत दें और उसके बाद उससे स्नान कर लें। ये भी हो सकता है अपने बॉडी को ऑयली रखने के लिए। लेकिन आमतौर से नारियल का तेल ठंडा नहीं होता है मालिश के लिए। मालिश के लिए कोई भी तेल हमेशा गर्म ही माना जाता है। जी। तो इस सीजन में कौन से फल ऐसे लेने चाहिए जिससे हमारे शरीर की त्वचा जो है वो सॉफ्ट रहे और उसमें ग्लो बना रहे? किस तरीके के फल हमें लेने चाहिए? देखिए लक्ष्मी जी, ये प्राकृतिक नियम है। अगर मैं आपसे बात करूं कि फल लेने से पहले आप ये देखें कि प्रकृति ने इस पृथ्वी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया है। जाड़े में लोग गीजर के पानी का इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी का स्नान करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन मैं एक फिजिशियन होने के नाते अपने सभी दर्शकों को इस बात की सलाह देता हूं कि कभी भी गर्म पानी से स्नान न करें। गर्म पानी एक क्षणिक आपको गर्मी जरूर प्रदान करेगा, लेकिन बाद में वो आपके डर्मिस को, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे त्वचा संबंधी रोग होते हैं, गर्म पानी से स्नान करने पे हमारे त्वचा में खुश्कीपन आ जाता है, रूखापन आ जाता है, जिससे फिर वही बीमारियां शुरू होती हैं जिसकी चर्चा हमने अभी पिछले समय में किया। हम देखिए, जब नल का गर्म पानी, जब आप मोटर पंप चला करके जो पानी का टेम्परेचर होता है, सुबह आप देखते हैं कि पानी गर्म होता है। गर्मियों के दिनों में यही पानी जब आप नल मोटर चलाते हैं तो आपको ठंडा पानी मिलता है। जी बिल्कुल। नदियों में आप जाड़े में स्नान करेंगे तो सूर्योदय तक, यानी सुबह 4 बजे से लेकर के या और सूर्योदय तक, जब तक सूर्य निकलता नहीं है तब तक पानी गर्म होता है। और जो जो सूर्य का तापमान बढ़ता जाता है, नदी का पानी ठंडा हो जाता है। दिन में जो पानी आपको अभी नल में गर्म मिल रहा है, जैसे ही सूर्योदय होता है तो उसी हैंड पंप से, उसी मोटर पंप से जब आप पानी लेते हैं तो आपको ठंडा नजर आता है। ये प्रकृति ने स्वयं पृथ्वी के और उसके आसपास के टेम्परेचर को मेंटेन करने की एक प्रक्रिया रखी है। ठीक उसी तरीके से हमारे इस सीजन में पाए जाने वाले जो साग सब्जी या फल प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास पाए जाते हैं, वो सब हमारे शरीर के लिए इस मौसम में पौष्टिक ही माने जाते हैं। विशेष करके जाड़े में अमरूद का फल बहुत अच्छा आ रहा है। सेब आपका कश्मीर में होता है, लेकिन अगर आपके इस सीजन में भी मिल रहा है तो बहुत अच्छा। सेब के खाने से, सेब में आपके फास्फोरस है, किटेनिन है और एल्युमिनियम का भी उसमें परसेंटेज है, कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी है। तो सेब है, अमरूद है। विशेष करके आपके यहाँ इस समय अमरूद का फल, गाजर, ये जितने फल आपको मिल रहे हैं, ये सब आपके शरीर के लिए पौष्टिकता प्रदान करेंगे और शरीर में गर्मी का एहसास दिलाएंगे, जिससे कि हमारा पेट भी साफ रहेगा और हमारी त्वचा भी जो है वो मुलायम बनी रहेगी। और त्वचा पर चिकनाहट या एक तेजपन, जिसको आप कह सकते हैं, जिसको ग्लोरी कह सकते हैं मेडिकल साइंस में, वो आपको दिखाई पड़ेगी। गाजर है और आपका टमाटर, हरा टमाटर आप ले सकते हैं। हरे टमाटर का मतलब कि लाल टमाटर जो इस समय सीजन में आ रहा है, और कुछ हरे टमाटर मार्केट में आते हैं बिल्कुल ग्रीन कलर के। अगर उस ग्रीन कलर के टमाटर को आप सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, केवल हरे टमाटर को, तो वो भी आपके शरीर की त्वचा के लिए बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनाए रखने में एक सहयोग करता है। ये प्रयोग में देखा गया कि हरे टमाटर जो मार्केट में आते हैं, अगर उसका सेवन आप किसी भी रूप में करें, सब्जी के रूप में करें या चोखे के रूप में करें, चाहे उसका सूप बना करके आप पिए, तो भी वो आपको लाभदायक ही होगा। जी डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, जैसे सर्दियों में गाजर का जूस बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, तो सर हम जानना चाहेंगे जूस हमें कौन से समय में लेना हमारे लिए ठीक रहता है, अगर हम गाजर का जूस पीना चाहें तो? आपने सही सवाल किया। देखिए, किसी भी जूस को लेने का जो समय है, इस समय दिसंबर से लेकर के जनवरी के अंत तक, ये आप हमेशा 2 बजे के पहले ले लें। 2 बजे के बाद तापमान, फिर हम उसको सायंकालीन मान सकते हैं। इस नाते जूस, अगर गाजर का जूस आप गर्म ले रहे हैं सूप बना करके, जैसे टमाटर, गाजर और उसमें हल्का सा गुड़ या काली मिर्च डाल करके अगर आप सूप बना के लेते हैं, तो वो तो आप बेड टाइम में भी ले सकते हैं, बैठ करके गर्म जूस ले सकते हैं।
लेकिन अगर जूस बना करके आपने रख दिया है और उसको आप लेना चाहते हैं, या सीधे गाजर को मिक्सी में निकाल करके आप तुरंत लेना चाहते हैं, तो वो जो जूस आप लेंगे वो 2 बजे के पहले ले लेंगे, क्योंकि 2 बजे के बाद फिर कोई भी जूस, चाहे वो किसी फ्रूट का जूस हो या गाजर का जूस हो, वो लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, एक तो 2 बजे के बाद का टेम्परेचर हमेशा डाउन होना शुरू हो जाता है, शाम के टाइम 4 बजे तक 5 बजे तक फिर जाड़े के सीजन में टेम्परेचर डाउन होता है। इसलिए जो भी जूस आप मिक्सी से बना करके लेंगे, मिक्सर से बना करके लेंगे, वो आप 2 बजे तक ले लें। लेकिन जो बॉयल जूस आप लेते हैं, जिसको आप सूप कहते हैं, वो तो आप रात में भी ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें आप नमक भी लेंगे और काली मिर्च भी लेंगे, अदरक भी लेंगे, तो गाजर, मूली और क्या कहते हैं आपका गाजर, मूली, टमाटर और चुकंदर, ये सब मिला करके आप अगर सूप बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, उसको आप किसी भी समय ले सकते हैं। प्रकृति ने जिस सीजन में जो फल बनाया है, सब्जियां बनाई है, वो हमारे शरीर की पौष्टिकता के लिए, हमारे शरीर की पोषक के लिए बनाए हैं। इस नाते गाजर जाड़े में ही ज्यादा होती है और जाड़े में ही उसका उपयोग होता है। ये अलग बात है कि आजकल हाइब्रिड के जमाने में आपको हर सीजन में हर सब्जी मिल जाती है, लेकिन वास्तव में प्रकृति ने जिस परभ्यूम में या जहां पर उसको बनाया है, जैसे हम कहें कि भारत का फल इंग्लैंड में फायदेमंद होगा, तो मैं इस बात को नहीं मान सकता, या इंग्लैंड का फल भारत में लाभदायक होगा, मैं इसको भी नहीं मान सकता। कश्मीर में सेब होता है, वो सेब कश्मीर वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो सेब उत्तर प्रदेश वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए उतना अच्छा नहीं जितना कश्मीर वालों के लिए है। इसीलिए अमरूद का फल उत्तर प्रदेश के लिए या दिल्ली के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन कश्मीर में जाकर के वो फल उतना लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति ने जिस माहौल में, जिस एटमॉस्फेयर में जो फल या जो सब्जियां बनाई हैं, वहां के लोगों के लिए वो लाभदायक होता है। इसलिए ये कहना कि गाजर ठंडी होती है, मैं इस बात को नहीं मानता। गाजर का तो हलवा जाड़े में भी खाया जाता है बना करके। जब जो भी साग सब्जी का प्रयोग या फल का प्रयोग हम गर्म करके लेते हैं, वो हमारे लिए जाड़े में लाभदायक है। बच्चों की हम इसकी स्किन की देखभाल कैसे करें? छोटे बच्चे होते हैं, खेलते हैं, उनको हम किस तरीके से ध्यान रखें कि उनकी त्वचा ठीक रहे? जी जी, बहुत ही अच्छा सवाल बच्चों के संदर्भ में आपने किया। चूंकि बच्चों को ठंड लगने का आभास नहीं होता है, विशेष करके 0 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए, तो माता पिता का नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों की सर्दी और गर्मी के सीजन में, दोनों के बदलते हुए टेम्परेचर में बच्चों का ध्यान रखें। विशेष करके जाड़ों में बच्चों को सर्दी लगने से बचाने के लिए सुबह के से ज्यादा शाम का केयर करना पड़ेगा। शाम का जो लोग कहते हैं कि ठंड सुबह होती है, ठंडी सुबह जरूर होती है ज्यादा, लेकिन शरीर में ठंड लगने के चांसेस शाम वाले समय में ज्यादा होता है। सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, उस समय से लेकर के 1-2 घंटे तक का जो टेम्परेचर होता है, जब ओस पड़ना शुरू होती है, तो वो समय ज्यादा नुकसानदायक होता है, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो। तो बच्चों को सुबह गर्म कपड़े समय से पहना दें। बिस्तर से बच्चा जब निकलता है तो उसको गर्म कपड़े पहना के ही बाहर निकालें। जहां तक आयल की बात है, सुबह दोपहर 2 बार कम से कम बच्चे के शरीर पे तेल मालिश होनी चाहिए, या किसी प्रकार का ऐसा आयल जो सूट करता हो। अपने विभिन्न उत्पादों के रूप में मैं किसी उत्पाद का नाम नहीं लेना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बच्चे के शरीर में मालिश बहुत जरूरी है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए। और सबसे बढ़िया है कि सरसों के तेल की मालिश की जाए, या अन्य मालिश, अगर अन्य तेल की मालिश करते हैं गर्म, जिसको गर्म आप मान सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की मालिश कम से कम 2 बार जरूर होनी चाहिए इस बदलते हुए मौसम में और पूरे जाड़े भर, जबकि टेम्परेचर बिल्कुल आपका 10 और 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो बच्चों को विशेष करके केयर करना है कि उनको सर्दी से बचाया जाए। विशेष करके उनके तेल में आप, गर्म कड़ू तेल में आप अजवाइन डाल दें, उसमें थोड़ा बहुत आप हींग का प्रयोग भी कर सकते हैं। हींग को, अगर हींग की चुटकी भर आप उसमें हींग और अजवाइन दोनों डाल देंगे तो बच्चों को सर्दी से उनको बचाया जा सकता है मालिश करके। जी हाँ सर, जैसे आपने बच्चों के बारे में बताया हमें किस तरह से उनकी देखभाल करनी है, किस तरह से हमें मालिश करनी है। सर एक सवाल और आता है सर, हम सबके घर में बुजुर्गों का ध्यान रखना बहुत अहम हो जाता है, उनका ध्यान कैसे रखें सर्दी के मौसम? जी जी, देखिए बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, ये किसी ने सच कहा है और ये सच है। बच्चा जिस रूप में 5 साल तक होता है, उसी रूप में 60-65 साल के ऊपर के लोग बच्चों के प्रतिरूप में आ जाते हैं। यानी जो डिमांड बच्चों की होती है, जिस तरह की जिद बच्चों की होती है, जो शारीरिक संरचना बच्चों की कैपेसिटी होती है, वही बुजुर्गों की हो जाती है। तो बुजुर्गों को भी बच्चा मान के हमको उतना ही केयर करना है, एक गार्जियन की तरह, एक भाव की तरह, जैसे हम बच्चों करते हैं। विशेष करके बुजुर्गों को सुबह शाम उनके गर्म कपड़े का उपयोग उनको कराना,
जरूरी है। उनके बिस्तर में गर्म कपड़े होने चाहिए, रजाई और कंबल उनके गर्म होने चाहिए। कपड़े धूप में सुखाए जाने चाहिए, उनके रजाई चद्दर को भी बाहर आप धूप में सुखा दें। विशेष करके बुजुर्ग लोग अगर रात में अचानक उठते हैं तो उनको अचानक उठने के लिए रोकना चाहिए, क्योंकि अचानक उठने में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसका कारण क्या होता है कि रजाई में आराम से कोई व्यक्ति सोया हुआ है और अचानक उसको उठ करके एकदम लो टेम्परेचर में अपने आप को कर लेगा, तो वहां पे हार्ट के फंक्शन करने में एक बैग ब्लड सर्कुलेशन वहां ब्लॉक कर जाएगा, जिससे हार्ट की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इस जाड़े के मौसम में आपने हार्ट अटैक के केस बहुत सुने होंगे। हार्ट अटैक के केस दो केस में बहुत होते हैं, या तो बढ़ते हुए टेम्परेचर में या तो घटते हुए टेम्परेचर में। नॉर्मल टेम्परेचर में हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत कम देखी गई है। इस नाते बुजुर्गों को विशेष करके रात में गर्म पानी उनको पीने के लिए दिया जाए, गुनगुना पानी जिसको कहते हैं, पानी गर्म करके ठंडा करके पानी दिया जाए। और ताजा फ्रेश वाटर अगर पीने के लिए दिया जाए तो सबसे सर्वोत्तम है कि तुरंत अगर मोटर चला करके या पंप से चला करके गर्म पानी दिया जाए, क्योंकि जो उसका टेम्परेचर होता है वो बॉडी के लिए परफेक्ट होता है। क्योंकि आप ये मान लें कि जितना टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे आपके दिल्ली का टेम्परेचर इस समय 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपके दिल्ली के हैंडपंप का पानी बहुत ज्यादा गर्म होगा और वो पीने के लिए शरीर की बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर लिए, क्योंकि ऊपर जितना टेम्परेचर डाउन होता है पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर उतने बढ़ता जाता है, और जब ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर उतने ज्यादा कम होता जाता है। ये प्रकृति का नियम है, वो टेम्परेचर को अप डाउन करके मेंटेन करती है। तो जितना ही आप फ्रेश वाटर का प्रयोग करेंगे अपने भोजन के साथ, अपने खान पान के साथ, वो आपके बॉडी के इंटरनल पावर को इंप्रूव करेगा, इंटरनल इम्यूनिटी पावर को इंप्रूव करेगा। इस नाते मैं ये भी ज्यादा सलाह नहीं देता हूँ कि हमारे युवा लोग गर्म पानी पिए। बुजुर्गों को गर्म पानी का प्रयोग इसलिए कहा जाता है कि उनके लिए थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमाम घरों में बुजुर्ग बहुत ज्यादा होते हैं और काम करने वाले लोग कम है, तो एक बार पानी गर्म करके रख दिया गया, दे दिया गया, बार बार पंप या मोटर कौन चलाए। लेकिन जहां परिवारों की बात है, मैं समझता हूं कि 40 और 45 साल तक के लोगों को तो फ्रेश वाटर ही लेना चाहिए। जो फ्रेश पानी निकल रहा है नल में, आप उसका उपयोग करें, वो आपके शरीर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पर्याप्त होगा। जी लक्ष्मी जी। सर, जैसे आपने बताया कि पानी हमको थोड़ा गर्म गुनगुना लेना चाहिए। जैसे सर अक्सर देखा जाता है पानी के लिए हम अक्सर हर वीडियो में हम बात करते हैं सर, गर्मियों में हमें 8 से 10 गिलास लेना चाहिए। सर अब सर्दी के मौसम में तो पसीना निकलता नहीं, तो सर पानी की प्यास भी अक्सर नहीं लगती, ऐसा देखा जाता है कि बहुत ही कम पानी पिया जाता है। तो सर पानी की पूर्ति किस तरह से इस मौसम में भी कर सकते हैं? लक्ष्मी जी देखिए, मैंने अगर आपको याद हो, जब आपने कॉन्स्टिपेशन पे हमारा इंटरव्यू लिया था, तो मैंने वहां कहा था कि हर व्यक्ति को 15 किलो के वेट के आधार पे 1 लीटर पानी 24 घंटे में लेना चाहिए। हमारे बॉडी के टिश्यूज में जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं या जो कोशिकाओं के अंदर जो द्रव्य होते हैं, उनको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लगभग 15 किलो के वेट के व्यक्ति को 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। अब अपने बॉडी वेट के आधार पे हम ये, गर्मी में तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है, आपने सही कहा कि पसीना होता तो हमको प्यास ज्यादा लगती है, पानी ज्यादा होता है, जाड़े में पसीना नहीं होता है, इस नाते पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। देखिए, पानी को हमारी कोशिकाएं उतना ही एब्जॉर्ब करती, बस पानी के टेम्परेचर को, यानी बहुत ठंडा पानी जब आप पिएंगे, चिल पानी जिसको चिल वाटर कहते हैं, तो वो जाकर के जाड़े में हमारे नुकसान करेगा। लेकिन जब आप एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी यूज करेंगे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी जाकर के हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करेगा। तो पानी की मात्रा, हमें प्यास ना भी लगे, लेकिन ये हमारा दायित्व है कि अपने ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए हमको पानी की मात्रा कम नहीं करनी। ये अलग बात है कि हम जितना पानी पिएंगे उतना हमारे बॉडी से निकलना भी जरूरी है, तो वो अपने आप प्रकृति के रूप में, हमारे यूरिन के रूप में वो पास होगा, और विशेष करके हमको पाचन क्रिया हमारी दुरुस्त रहेगी और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा। क्योंकि अगर हमने पानी की मात्रा जाड़े में कर दी तो ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड को प्रॉपर बहने के लिए एक नॉर्मल फ्लो नहीं मिलेगा, और फिर उससे ये होगा कि हमको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हमको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज भी गाढ़ी हो जाएंगी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन गाढ़ा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। इस नाते ये ना माना जाए कि पसीना नहीं हो रहा तो हम पानी पीना कम कर दें, बल्कि विशेष करके तो आपको पानी वही गर्म करके ठंडा करके जितना आप पी सकते हैं उस हिसाब से आपको पानी पीना ही पीना है। यानी कम से कम आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से आपको पानी वही उतना ही लेना है। उससे गर्मी में तो आप ज्यादा ले लेते हैं, हमने मान लिया आप 60 किलो का व्यक्ति, हमने कहा 4 लीटर पानी आपको पीना है। अमूमन आदमी दिन भर में भाग दौड़ में 4 से 4.5 लीटर 5 लीटर पानी पी जाते हैं, लेकिन जाड़े में अगर आप 4 लीटर नहीं पी सकते हैं तो आप 3 लीटर से कम तो पानी ना ही पिए। ये बिल्कुल मान के चलिए कि अगर आपने पानी की मात्रा कम कर दिया तो हम अपने सिस्टम को ब्रेक कर देंगे, और फिर ब्लड सर्कुलेशन, अगर हमारा ब्लड सही नहीं बहेगा तो हमारी बहुत सी क्रियाएं बाधित हो जाएंगी। जाड़े में पानी कम पीने से, आप इस समय जाड़े में, अभी आप को कुछ दिनों में
दो चार और शिकायतें मिलेंगी, गले में जलन हो रही है, भूख नहीं लग रही है और पेट साफ नहीं हो रहा, या डायरिया की शिकायत हो रही जाड़े में, ये भी दिक्कतें आती हैं। ये कम पानी पीने की वजह से होती है, क्योंकि जब कम पानी पीते हैं तो हमारा डाइजेशन सही नहीं होता, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है, हमारे किडनी का फंक्शन लो हो जाता है, किडनी का फंक्शन लो होने से हमारी पेशाब गाढ़ी होने लगती है, इस तरह से फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इस तरह से पानी की मात्रा कम नहीं करनी है, जाड़ा भले हो, टेम्परेचर भले डाउन हो, लेकिन पानी आपको नियमित पीना है, और पानी का प्रयोग ही आपके जीवन को सबसे सरल और सुलभ स्वस्थता का प्रतीक है। जी लक्ष्मी जी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या सर कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि सर्दियों के मौसम में हम पहले से स्टार्ट कर दें कि हमारी शरीर की त्वचा सुरक्षित रहे, हम उसका ध्यान रख सकें? किस तरीके की आप मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में देते हैं? जी जी लक्ष्मी जी, चूंकि आपने सवाल हमारे सब्जेक्ट से किया है और बताना भी मेरा उत्तरदायित्व है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ किसी रोग की दवा नहीं है, हम सिस्टम और ऑर्गन के फंक्शन की दवा रखते हैं। तो जब गर्मी से हम सर्दी में आते हैं या सर्दी की गर्मी में जाते हैं तो अपनी त्वचा को मेंटेन करने के लिए हमारे पास स्किन की जो मेडिसिन है उसको हम S3 कहते हैं। S3 के साथ हम C3 जो ब्लड की या ब्लड कैपिलरीज की मेडिसिन है उसको भी हम ऐड करते हैं। तो S3 और C3 के साथ हम आरी का प्रयोग करते हैं जाड़े के जैसे टेम्परेचर डाउन होने लगता है। आरी का काम क्या होता है कि जाकर के हमारी S3 और C3 के फंक्शन को इंक्रीज करता है, तो हमारी कोशिकाओं के अंदर जो साइटोप्लाज्म की जो क्रियाविधि होती है, उनमें जो एक्सोप्लाज्म होते हैं, उनके फंक्शन को मेंटेन कर देता है। इस तरह से जाड़े में हम S3 और C3 और आरी का प्रयोग करते हैं। और विशेष करके हमारे यहाँ एक APP की दवा आती है, उसको हम एक्वापेरेला पेला कहते हैं। ये APP की मेडिसिन हम इंटरनल भी लेते हैं और एक्सटर्नल भी लेते हैं। हम 10 बूंद अपने पानी में डाल करके और उसके बाकायदे उसको एक तरीके से थोड़ा सा हिला करके हम अपने चेहरे में और हाथ पैर में बिल्कुल तेल की तरह उसका मालिश भी कर सकते हैं जाड़े में। और उसकी 20 बूंद हम सुबह दोपहर शाम अगर अपने भोजन के साथ पानी में लेते हैं तो हमारी स्किन सॉफ्ट मुलायम बनी रहेगी। और स्किन संबंधी जो बीमारियां हैं, इस समय जो दाग खाज खुजली की बीमारियां ज्यादा होती हैं। लक्ष्मी जी, मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो स्किन हमारी जो टाइट होती है, रफ हो जाती है जाड़े के टेम्परेचर में, उसका एक कारण और भी है। हमारे बहुत से साथी, विशेष करके युवा, आजकल के युवा, ये क्या करते हैं जाड़े में, अक्सर आपने देखा होगा 3-3 दिन 4-4 दिन स्नान नहीं करते, केवल क्या जिसको कहते हैं आप विशेष प्रकार के स्प्रे करके और अपने बॉडी को केवल खुशबूदार बना करके और मार्केट में घूमना या स्कूल जाना या कॉलेज जाना या अपनी ड्यूटी को मेंटेन करना होता है। अक्सर घरों में देखा जाता है कि 4-4 दिन कपड़े नहीं बन जाते, अंडर गारमेंट्स को नहीं चेंज करते हैं हमारे युवा साथी, जिससे होता क्या है कि उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं और फिर वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के जो स्किन के पार्ट है, जो स्किन हमारी रफ हो जाती है, उनके भी अंदर से प्रवेश कर जाती है। इस तरह से जाड़े में इस बात का भी ध्यान मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि आपके नहाने की प्रक्रिया समय से होनी चाहिए, कपड़े धुलने की प्रक्रिया समय से होनी चाहिए, आपके बिस्तर के चद्दर बदले जाने चाहिए समय से, आपके तौलिया अंगोछे ये धूप में सुखाए जाने चाहिए। यानी आप अपने किसी भी रूटीन वर्क में अगर कोई भी अनियमितता लाते हैं तो आप निश्चित रूप से शरीर के त्वचा संबंधी रोगों से पीड़ित हो जाएंगे। इस नाते एपीपी जो हम लोग देते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, ये कहा जाता है कि एपीपी को आप नहाने वाली बाल्टी में डाल दीजिए 1 ढक्कन और आराम से नहाइए मलमल के शरीर, तो आपके त्वचा संबंधी रोगों से आपको छुटकारा मिला रहेगा और चेहरे में ग्लोरी भी बनी रहेगी, चेहरे में आपकी स्फूर्ति और चिकनापन भी दिखाई पड़ेगा। चेहरे के तमाम विभिन्न प्रकार के फोड़े फुंसी और कील मुहासे जब निकलते हैं वहां भी हम एपीपी का प्रयोग ही कराते हैं अपने मरीजों को। इस नाते S3 C3 RE ये एक मिक्सचर है और दूसरा एपीपी है। और तीसरा हम S1 को खाने के पहले 10 बूंद सुबह शाम अपने मरीजों को देते हैं, जिससे उनकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहे और उनको भूख प्रॉपर लगे। पाचन क्रिया दुरुस्त होने से हमारे बॉडी में पानी का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, हमारी त्वचा को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फैट की पूर्ति भी होती रहेगी और स्किन हमारी सॉफ्ट और मुलायम बनी रहेगी। जी लक्ष्मी जी। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके एक अहम सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं सर्दी के मौसम में 2 मिनट के लिए हमने गर्म पानी में हाथ दिया, फिर हमने कुछ सब्जी वगैरह धोई, फिर हम ठंडे पानी में हाथ देते हैं। सर क्या इसका भी एक बहुत बड़ा ही कारण होता है जो हमारी स्किन रूखी और खुश्क हो जाती है, क्या इसका ये महत्वपूर्ण कारण होता है? जी जी जी, बिल्कुल सही आपने पकड़ा और ये बात मुझे पहले ही कह देनी चाहिए थी, थोड़ा सा मिस कर गया। देखिए, जब आप बार बार टेम्परेचर चेंज करेंगी, आप गर्म पानी में हाथ धुलेंगी, फिर ठंडे पानी में धुलेंगी, फिर आप उसको फिर काम करेंगी, फिर गर्म पानी और ठंडे पानी में, तो स्वाभाविक है कि आपकी जो बॉडी की बाहर की एपिडर्मिस की स्किन है
वो जल्दी जल्दी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगी और फिर त्वचा आपकी खुश्क हो जाएगी। जाड़ों में अक्सर देखते हैं कि हाथ के आसपास की खुश्कियां निकल करके छोटे छोटे स्किन स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं और उनमें खुजलाहट भी होती है, कभी उनमें सूखापन या सफेदपन लगता है, जैसे नमक का कोई, जैसे रेहार के होते ना, रेगिस्तान वाले रेहार की तरह दिखाई पड़ते हैं, साबुन के झाग की तरह उसमें छोटे छोटे रेशे निकलने लगते हैं, या स्किन रफ हो जाती है तो सफेदीपन आ जाता है। ये जो होता है, ये इससे हमको अपने आप को बचाना होगा कि हम विशेष करके नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर में ही काम करें। हम बहुत ज्यादा गर्म पानी का उपयोग करके, जैसे औरतें घरों में, आपने बहुत सही कहा कि घरों में औरतें गर्म पानी से बर्तन धुल रही हैं और पानी गर्म खत्म हो गया तो बाद में उन्होंने ठंडे पानी से हाथ धुल लिया। फिर बर्तन धोने वाले साबुन का प्रयोग लगातार आप घरों में होता है, तो बर्तन धोने वाला साबुन वैसे भी एंटी रिएक्शन करता है और जब गर्म पानी से ठंडे पानी में करते हैं तो उसको वो त्वचा में आपके चिपक भी जाता है। नाखूनों में उसको प्रभावित करता है, नाखून के आसपास प्रभावित होते हैं, नाखून में नाखून आपके हल्के फुल्के कट गए हैं या उसके आसपास कहीं पर कोई भी इंफेक्शन है तो वो भी आपको प्रभावित करता है। इस नाते गर्म और ठंडे पानी का अदल बदल के प्रयोग न करें, बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर का ही प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में करें तो आपकी त्वचा स्वस्थ रहेगी। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें बदलते मौसम में होने वाले त्वचा को, अपने शरीर को कैसे ठीक रखे इसके बारे में अहम जानकारी दी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसकी मेडिसिन किस तरीके से काम करती है वो भी हमें बताया। सर, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। और अपने दर्शकों के लिए चलते चलाते मैं अपना फोन नंबर जरूर बता दूं, क्योंकि आपके तमाम फोन कॉल्स आते हैं कि मैं नंबर नहीं बताता हूं। तो मेरा फोन कॉल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 97932523 और 55। आप इस पर हमें फोन कॉल भी कर सकते हैं, अपने रोगियों का वीडियो कॉल भी करा सकते हैं और हमसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संदर्भ में किसी भी रोग पर आप हमारी सलाह भी ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे डॉक्टर साहब ने अपना फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर हम लोगों को बताया, आप उनसे बात कीजिए और अपनी जो भी समस्या है वो डॉक्टर साहब से बात करके उसका निदान पाइए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।